हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। देखिए गाइस, आप मुझे कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है और मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियो भी बनाती हूँ, स्पेशली जब आपके एग्ज़ाम चलते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, यानी कि जिसके क्वेश्चन आंसर पे हम बात करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इसमें से मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे भी, बस थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होगी। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है BHIE 142 और बुक का नाम है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ईस्ट एशिया जापान, यानी कि हम इसमें ऑल चीज़ें जो है जापान के बारे में ही जानेंगे। तो हर देश की अपनी हिस्ट्री होती है, उसका विकास होता है, उसका कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था, उन सभी चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो इसमें भी हम लोग जापान जो है उसके आर्थिक जो विकास है या फिर क्या चीज़ें नई है और क्या उनकी एक तरह से इकोनॉमिक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओनली मैं क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करती हूँ, मैं आपके टॉपिक भी बहुत क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये जो वीडियो रहेगा आपका हिंदी में रहेगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर जो है हिंदी में लिया है। इसके दोनों लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी। और एक चीज़ आप लोग पूछते हैं कि मैम इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की है ना। सेलेक्ट की है हिंदी और आप इंग्लिश में लिखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो, तो जापान पर मित्र शक्तियों द्वारा कब्जे के राजनीतिक और आर्थिक परिणाम की विवेचना करनी है। जापान के जो मित्र यानी कि उनके फ्रेंड के जो एक तरह से पड़ोसी आप बोल सकते हैं, तो उन पे जो एक तरह से जापान पे जब कब्जा हुआ था तो उनके राजनीतिक और एक तरह से आर्थिक परिणाम क्या थे, उसको आपको लिखना है। और एक और चीज़ मैं आपको बोल दूं कि इसके नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो के। अब आंसर के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसके जो राजनीतिक और आर्थिक जो परिणाम थे वो क्या थे। तो देखिए, मैं आपको टॉपिक भी क्लियर करूंगी, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा और मुझसे भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम से उस चीज़ को रिपीट ना करूँ, उसको इम्प्रूव करूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप दोनों को अलग करके लिखेंगे कि राजनीतिक परिणाम। तो सबसे पहले हम राजनीतिक परिणाम को समझते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है सैन्यवाद का अंत लिखना है। अब सैन्यवाद होता क्या है उसको मैं समझा दूं। तो सैन्यवाद यानी कि मिलिट्री फोर्स आप बोल सकते हैं, एक तरह से मिलिट्री शक्ति। यानी कि देखिए, हर देश की अपनी मिलिट्री होती है, अपने एक तरह से पुलिस होती है जो कि उस देश की रक्षा करते हैं। उसी तरह हर देश की अपने कुछ सैन्यवाद होते हैं जो कि उस देश की शक्ति को और मजबूत बनाते हैं। अब मान लीजिए कोई देश की जो सेना है वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर बहुत स्किल है और काफ़ी लंबी एक फौज है, तो वो देश ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो हर देश की अपनी सैन्यवाद होती है। अब ये जो है जापान के सैन्य को भंग कर दिया और जो सम्राट थे उनका प्रतीकात्मक शासन बना दिया गया। कहने का मतलब देखिए, वहाँ पर क्या हुआ कि एक तरह से इसका राजनीतिक परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर मिलिट्री का जो है अंत कर दिया गया और उसमें कुछ नियम कानून वगैरह और भी चीज़ें लागू की गई। अगला जो है नाम आप ऐड कर सकते हैं वो है नया संविधान। अब संविधान का मतलब होता है कि नियम कानून, है ना। हर देश के अपने नियम कानून होते हैं। जैसे हमारा संविधान जो है 1950 में लागू हुआ था, तो उसी तरह हर देश की अपनी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग रखा। तो 1947 में एक नया संविधान जो है वो जापान में भी लागू हुआ था, जो कि जापान को संसदीय लोकतंत्र और शांतिवाद को अपनाने का निर्देश दिया था। अगला जो आप इसमें परिणाम ऐड कर सकते हैं वो है हमारा राजनीतिक दलों का उदय। अब राजनीतिक तो आपको पता है पॉलिटिकल, तो हर देश के अपने पॉलिटिकल कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फंडे होते हैं जिसको वो इम्प्रूव करते हैं, तो उसमें चीज़ें वो ऐड करते हैं। तो उसी तरह इसमें भी राजनीतिक दलों का उदय हुआ, डिफरेंट टाइप की पार्टियां बनी और युद्ध के बाद जापान में कई नए राजनीतिक दल बने जो कि एक तरह से उस देश की वृद्धि में सहायक हुए।
अब बोलते हैं ना कि कोई भी देश की अगर राजनीतिक अच्छी है, अगर नेता अच्छे हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, तो वो देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा। बिकॉज़ ये बहुत ही डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में कि वहाँ का नेता कैसा है और वहाँ का एक तरह से रूल रेगुलेशन कैसा है, स्पेशली पॉलिटिकल में। अगला जो इसमें आप इसका परिणाम लिख सकते हैं वो है अमेरिका का प्रभाव। तो जब दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था तो युद्ध के बाद शुरुआती वर्षों में जापान पर अमेरिका का भी काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव था। इसको भी आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पर एक पॉइंट के थ्रू आपको समझाने के लिए लिया है। अब हम इसके आर्थिक परिणाम भी जान लेते हैं कि जापान पे इसके आर्थिक परिणाम क्या हुए। तो सबसे पहला जो है वो है विनाश। और विनाश कितना हुआ था ये आपको अच्छे से पता होगा। तो हम सबको पता है कि जापान पे जो अमेरिका ने अटैक किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराए गए थे, तो ये जो है एक तरह से इनकी इकोनॉमी को पूरी तरह से नष्ट कर दी और उनका जो एक तरह से पूरा जो सतह है उसको एकदम नीचे लेवल पे ला दिया। तो ये जो है एक तरह से विनाश रहा। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसको विनाश का सामना करना पड़ा था। जापान के बुनियादी जो ढांचे थे, उन्होंने जो स्ट्रक्चर तैयार किया था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। अगला जो पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो है अमेरिकी सहायता। अब अमेरिकी सहायता ये भी एक बड़ा मुद्दा था। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि ये जब चीज़ें चल रही थी तो उसके बाद मार्शल योजना शुरू हुई थी। अब ये मार्शल योजना क्या है मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। तो देखिए, मार्शल योजना जो है एक अमेरिकी बड़ी प्रोग्राम था जिससे वर्ल्ड वार सेकेंड जब ख़त्म हुआ तो इसको लागू किया गया था। और इसमें जो भी यूरोपीय कंट्री थे ना, उनको 13 अरब डॉलर की विदेशी सहायता देनी पड़ी थी। तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है उनकी आर्थिक पे असर पड़ा और वो सुधारने में लग गए। अब हम आगे देखते हैं जो कि आर्थिक सुधार में आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि है हमारा जापान ने आर्थिक सुधार के लिए एक श्रृंखला लागू की जिसे बहुत ही तेजी से एक तरह से देख सकते हैं टेक्नोलॉजी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। हम सब जानते हैं कि जापान में भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अभी तो अनलिमिटेड विकास हो रहा है। तो इसे हम लोग एक तरह से चमत्कार के रूप में आप जान सकते हैं, जो कि 1950 से लेकर 1960 के दशक में जापान का एक अद्भुत चमत्कार आप बोल सकते हैं, जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा तेजी से विकास हुआ। अब हम आगे देखते हैं तो आप इस पॉइंट को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि है दीर्घकालीन प्रभाव यानी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो इसका एक लंबा प्रभाव क्या पड़ा जापान की अर्थव्यवस्था पे, उसकी राजनीतिक पे। तो सबसे पहला आप इफेक्ट लिख सकते हैं जो कि जापान एक शांतिवादी राष्ट्र बन गया, यानी कि एक बहुत ही पीसफुल कंट्री बन गया। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान ने युद्ध में भाग नहीं लिया, एकदम वो शांति का रास्ता अपनाने लगा और शांति से और अपने जो नियम कानून थे उसको बनाकर उसका पालन करने लगा। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट हुआ। दूसरा जो पॉइंट आप लिख सकते हैं वो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री बन गई, यानी कि अभी के टाइम में आप देख सकते हैं कि उनकी जो लॉन्ग टर्म जो विज़न थे, अभी उसका रिजल्ट है कि वो इतना ज़्यादा डेवलप है। तो सिंपल सी बात है कि लॉन्ग टर्म विज़न जो था जापान का काफ़ी क्लियर था और उसी का प्रभाव था कि अभी के टाइम में जापान एक बहुत ही डेवलप कंट्री बन गई है और दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी एक तरह से इकोनॉमिक डेवलप कंट्री बन गई है, जहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के बिजनेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डेवलप देखने को मिलती है। अब आगे एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो है सांस्कृतिक प्रभाव। तो सांस्कृतिक प्रभाव जो है वो भी जापान का अभी तक बहुत अच्छा है। वो अपने ट्रेडिशन को बिल्कुल नहीं भूलते हैं, वो हर चीज़ें अच्छे से करते हैं। जापानी लोगों की बहुत सारी संस्कृति है जो कि बाकी देश भी है अपनाते हैं और दुनिया में लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं उनके कुछ करने का तरीका। आपने इकिगाई जो बुक है वो सुना होगा कि वो अपने पर्पस को कैसे ढूंढते हैं, कैसे उसका पालन करते हैं। ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं जो कि है निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब होता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन भी आपको ऐड करनी है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हम कंक्लूजन भूल जाते हैं। लिखने से बहुत अच्छा लगता है तो उसका क्या मतलब हुआ, क्या चीज़ें आप समझाना चाहते हैं। तो इसको मैं अगर शॉर्टली आपको समझाऊं तो इसमें स्पेशली हम देखते हैं कि जापान के जो भी चीज़ें नष्ट हुई थी उस पर उनका इकोनॉमी जो राजनीतिक है वो सभी चीज़ें तबाह हो गई थी, पर उन्होंने इस चीज़ को समझा और एक नई शुरुआत की और अपनी सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, उसका पूर्ण निर्माण किया और अभी के टाइम में जापान जो है दुनिया की
डेवलपमेंट कंट्री और बहुत ही प्रोग्रेस वाला एक देश बन गया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको करना है कि जापान में राजनीतिक दल क्यों असफल रहा। तो जापान में जो राजनीतिक दल थे उसके असफल यानी कि उसका अनसक्सेस के पीछे क्या रीज़न है उसको आपको लिखना है। तो इसमें कुछ स्पेशल रीज़न दिए गए हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो यहाँ पर रीज़न दिया गया है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LDP। ओके, अब ये LDP क्या है मैं थोड़ा सा समझा दूँ, फिर इसका क्या प्रभाव था और ये रीज़न कैसे बना वो मैं आपको बता रही। तो देखिए, ये जो LDP है ये जो है जापान की एक पार्टी है जो कि एक तरह से 1955 से जापान पर इसका राजनीतिक काफ़ी लंबा है और एक तरह से दबाव भी है। तो इस पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है और काफ़ी एक तरह से ये अपने कंट्रोल में रखी है। यानी कि सिंपल एक पार्टी का नाम है, जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं BJP, कांग्रेस, इस टाइप की पार्टी आप बोल सकते हैं। तो सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो वर्ल्ड वार जब सेकेंड के बाद ये जो है जापान पर इनका शासन रहा, यही राज करती थी और इसी के चलते राजनीतिक में इनकी पकड़ भी काफ़ी अच्छी बन गई थी जापान में। और इनके जो विपक्षी यानी कि इनके जो अपोजिट जो पार्टियां थी, इनका कोई इस पे हक नहीं हो पाता था और काफ़ी मुश्किल होती थी अगर वो अपना रोब जमाते थे तो। और इसी के चलते तो ये सब चीज़ें जो है बाधा उत्पन्न की। अगला जो रीज़न आप लिख सकते हैं वो है हमारा धन और नीति में भ्रष्टाचार। अब देखिए, ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये हर कंट्री में भ्रष्टाचार तो होती है ना। जैसे हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर तो कितने भ्रष्टाचार होते हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं वो लोग करते हैं। तो उसी तरह हर कंट्री में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि जापान में भी ये चीज़ें जो है राजनीतिक में मिलती है कि भ्रष्टाचार जो है एक बहुत ही बिग प्रॉब्लम है और ये रियली में टू मच बिग प्रॉब्लम है जो कि हम देखते हैं। और इसके चलते राजनीतिक में इसका बहुत ज्यादा इशू हो जाता है और जनता और जो पॉलिटिकल जो नेता है उनसे इनका जो विश्वास है वो कम हो जाता है और वो होगा, वो अपनी जनता के बारे में नहीं सोचेगा तो जनता भी उस पर विश्वास क्यों करेगी, है ना। तो ये चीजें हो जाती है। तो ये भी एक बिग एक तरह से रीजन है। अगला जो रीजन आप इसमें डाल सकते हैं वो है जनसंख्यािक परिवर्तन, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल वे में समझा रही हूँ। तो देखिए, कोई भी कंट्री है तो उसकी आबादी का उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ना। ये डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वो ज़्यादा युवा है या फिर बूढ़े लोग हैं या फिर किस प्रकार की जनता है। तो जापान में जो हम बात करें तो वहाँ पर बोला जाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ नोट किया गया है कि वहाँ पर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, आबादी जो है बढ़ रही है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं होंगे तो फिर युवा कैसे होंगे। तो ये लोग जो है इस चीज़ को कंट्रोल किए हैं जिसके चलते युवाओं की संख्या कम हो गई। अब कोई भी देश विकास तभी करेगा जब वहाँ पर उनके यंग जनरेशन होंगे जो कि उसकी बागडोर को संभालेंगे, और नहीं तो वो देश जो है जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। तो सेम चीज़ें हमें जापान में देखने को मिलती है। तो ये भी एक रीज़न हो गया है इसकी एक तरह से राजनीतिक असफलता की, कि वहाँ के जो युवा होंगे वो राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं देते होंगे और उस पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं देंगे। तो ये चीज़ें नॉर्मल सी है कि फेस करनी पड़ेगी। अगला जो रीज़न आप लिख सकते हैं नीतिगत गतिरोध, मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत सारी पार्टियां हैं तो फिर उन लोगों के बीच में लड़ाई होगी पॉलिटिकल इशू को लेकर, तो वहाँ पर भी जो है चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। देश पे लोग विकास कम देंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने पे ज़्यादा वो ध्यान देंगे, तो यहाँ पर कंट्री जो है पूरी तरह से नीचे डूब जाएगी। तो सेम यही चीज़ें जो है हमें जापान की जो राजनीतिक है उसमें देखने को मिली थी, जिसके चलते वो जो है अपने देश पे फोकस नहीं कर पाते थे। अगला जो पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो है जापान की सामाजिक संरचना, यानी कि जापान का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोशल स्ट्रक्चर मीन्स कि आपका जो सामाजिक जो संरचना है, आपने किस तरह से नियम कानून, क्या आपने व्यवस्थाएं बनाई है, ये सब चीज़ें होती। तो जापान की जो सामाजिक संरचना है वो भी उसका समरूप जो है वो ठीक नहीं। तो इसी के चलते जो राजनीतिक दल है या फिर विभिन्न जो समूह है उनका समर्थन प्राप्त नहीं होता है और एक तरह से कि रुकावट पैदा कर देता है। अगला आप इसमें रीज़न डाल सकते हैं, तो ये जो है वैश्वीय मुद्दों जापानी राजनीतिक दलों को वैश्वीय। तो देखिए, वैश्वीय जो राजनीतिक है स्पेशली जो है और जलवायु में परिवर्तन, सुरक्षा से लेकर ये जो मुद्दे हैं वो एक तरह से जब इंटरनेशनल लेवल पे जब जापान को लेकर जाते हैं तो वो इसको एक तरह से रिजेक्ट कर देते हैं या फिर उनकी मान्यता नहीं होती। तो ये भी कुछ कारण है, पर अभी के टाइम में आप बोल सकते हैं कि ये जो कमजोरियां है वो एक तरह से कम हो रही है। जापान में भी पहले जो है राजनीति
के फील्ड में महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा इशू होते थे, तो ये चीज़ें अभी कम हो गई है और ये चीज़ें विकसित हो रही है कि नहीं, सबका बराबरी जो है अधिकार हो। तो ये सब पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है जिसे आपको करना है। तो इसमें आपको करना है कि एशिया के बारे में जापानी विचारों की विवेचना करिए। यानी कि एशिया कुछ कंट्री है जिनके बारे में जापानी विचारधारा क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एशिया कुछ कंट्री के नाम, तो एशिया कुछ कंट्री के नाम है जैसे कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो ये सब जो है एशिया कुछ कंट्री के नाम है जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो हम आंसर के थ्रू इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि इनकी क्या पर्सपेक्टिव है, इनके विचार क्या हैं। तो ये काफ़ी जटिल है कि डिफरेंट टाइप के जो देश होते हैं वो अलग अलग देशों के बारे में अलग चीज़ें सोचते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग बात करें तो एशिया के बारे में जापान की जो विचारधारा है वो भी अलग है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि उनकी ऐतिहासिक सोच अलग है, सांस्कृतिक अलग है, राजनीतिक अलग है और आर्थिक भी अलग अलग है। तो ये कुछ अलग अलग है बिकॉज एशिया के बहुत सारे जो कंट्री है वो जो है जापान की पड़ोसी देश है, तो उनका दृष्टिकोण अलग ही है सबके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं ऐतिहासिक जो संबंध या फिर इसके बारे में इनकी विचारधारा क्या है। तो सिंपल में अगर आपको बोलूं तो ऐतिहासिक मतलब होता है आपका हिस्ट्रिकल क्या संबंध है उनसे, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका विचार क्या है। तो जापान का जो है एशिया के साथ एक लंबा और काफ़ी जटिल इतिहास रहा है और साथ में प्राचीन काल से ही चीन और कोरिया के साथ इनका जो रिलेशन है वो स्पेशली सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल और व्यापारिक रूप से यानी कि बिजनेस के रूप में भी काफ़ी गहरा संबंध रहा है। बिकॉज 20वीं सेंचुरी में जापान ने एशिया के सैन्य यानी कि जो मिलिट्री फोर्स पे उस पर आक्रमण करने उपनिवेशिक की जो नीति थी इससे उसको बहुत नुकसान हुआ था और बाद में जापान ने शांति का रास्ता अपनाया और उसी पे चल रही है। अब अगली विचारधारा को अगर हम लोग समझते हैं वो है सांस्कृतिक रूप से इनकी विचारधारा। तो सांस्कृतिक का मतलब होता है कल्चर। हर देश की अपनी अलग कल्चर होती है, कुछ देश के कल्चर हमें अच्छे लगते हैं तो हम अपनाते हैं। कल्चर मीन्स कि आपका पहनावा, आपका जो पूजा पाठ है, आपका पहनने का तरीका, आपके कुछ नियम कानून है, तो ये सब आपके कल्चर में होंगे। आपके बोलने का तरीका, ये सब चीज़ें आपके कल्चर में आएंगे। तो ये जो सेम चीज़ें हैं तो जापान खुद मानता है कि एशिया सभ्यता जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। एशिया की बहुत सारी सभ्यता को वो अपनाया है, जैसे कि चीन और कोरिया के अन्य देशों के साथ उसकी जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। पर कुछ ऐसे भी जो उनकी संस्कृति है बहुत ही लंबे समय से उसको उन्होंने संभाल के रखा है और वो हर देश का हक होता है कि उनकी जो पूर्वजों की जो संस्कृति है उसे बना कर रखे। हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो अडॉप्ट करते हैं, बीच में छोड़ते हैं। तो ये सेम चीज़ें जो है जापान भी मानता है और उसका भी जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है एशिया को लेकर, यानी कि अच्छा आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है जो मैं आपको समझा दूँ, जो कि जापान की एक फेवरेट जो है पूरे एक तरह से वर्ल्ड में लोग मानते हैं, जो कि है हमारा एनिमेम और मंगा। अब ये क्या है, दोनों में चीज़ें आपको समझा दूँ थोड़ा सा। एनिमे मीन्स आपको मैं सिंपल समझाऊँ, एनिमे मीन्स होता है, आपने देखा होगा कि बहुत तरह के ड्राइंग जो है, बहुत तरह की मूवी या फिल्म जो है एनिमेशन वाले बनते हैं जैसे कार्टून के रूप में। तो ये पूरे वर्ल्ड में लोग पसंद करते हैं, इंडिया में भी लोग देखते हैं। जैसे कि डोरेमोन का शो हो गया तो जो कि जापानी शो है पर पूरे वर्ल्ड में देखते हैं। मैं तो बहुत देखती थी और मुझे काफ़ी पसंद है। और उसी तरह मंगा जो है ये भी सेम ही है। ये भी जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कार्टून का ही रूप होता है, जो कि एनिमेशन में या फिर कॉमिक्स में या फिर कुछ डिफरेंट टाइप के जो नॉवेल्स होते हैं कार्टून वाले उसमें यूज़ किया जाता है कहानी के रूप में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं। तो ये भी इनकी सांस्कृतिक में आती है। आगे जो है वो है राजनीतिक संबंध। तो जापान का जो है राजनीतिक संबंध के ऊपर भी डिफरेंट टाइप के इसके पर्सपेक्टिव है, इसके विचार। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने की कोशिश की। बिकॉज चीन देश के विकास को देखकर इसे लगा कि हाँ, मुझे भी अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए, अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए।
और इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इसने एसिन और एपेक्स के माध्यम से सुरक्षा को बढ़ावा दिया। अब ये दोनों क्या है थोड़ा सा आपको समझा दे रही हूँ। तो फर्स्ट हम जानते हैं आसियान क्या है। तो ये जो है दक्षिण पूर्व एशियाई जो राष्ट्र है ना, जो कंट्रीज है, उनमें एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी गठन है जिसमें जो है बिजनेस, सुरक्षा, शिक्षा और उनके जो कल्चर है उसका एकीकरण किया जाता है। इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। इसमें टोटल 10 देश शामिल होते हैं जो कि सामूहिक रूप से चीन और जापान के बाद एशिया की तीसरी और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बनाते हैं। तो इसके थ्रू भी इसको विकास किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि एपेक्स क्या है। तो ये जो है ये एशिया प्रशासन, तो ये एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है जो कि 21 दशकीय आर्थिक मंच जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और ये जो है अमेरिका सहित उन देशों से बना है जो प्रशांत रिम अर्थव्यवस्था से मुक्त व्यापार और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह से इन दोनों माध्यम के थ्रू इसको डेवलप किया जा रहा है और उसकी विचारधारा जो है बदली जा रही है। अब अगला भी ऐड कर सकते हैं जो कि है आर्थिक संबंध। तो आर्थिक संबंध के बारे में भी इनकी जो विचारधारा, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए अच्छे रूप से उसमें आपको बाकी देशों से भी अच्छे से प्यार से रहना पड़ेगा, उनकी भागीदारी, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी इसकी विचारधारा जो है पहले से बदल रही है और ये कारण है कि देश जो है वो विकसित हो रहा है। अब हम आगे आते हैं जो कि है आलोचना और चुनौतियाँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी देश जो है अगर विकसित कर रहा है या फिर उसका जो विचारधारा है अलग है तो इसको लेकर लोग एक तरह से आलोचना भी करते हैं और कुछ उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट भी हो जाती है। इतनी सारी चुनौतियाँ या फिर आलोचनाएं दी गई है जिसे आप नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रीड कर दे रही हूँ, बाकी आप इसको पढ़ के कर सकते हैं। तो जापान के एशिया पड़ोसी के साथ उनका जो संबंध है वो हमेशा अच्छे नहीं रहे थे, उसमें हमेशा बदलाव। तो इसको लेकर भी डिफरेंट टाइप के लोगों ने अपने पर्सपेक्ट, अपनी विचारधारा रखी है। तो ये सब चीज़ें दी गई है, जैसे कि कुछ राजनीतिक मुद्दे होते हैं तो कुछ ऐतिहासिक मुद्दे होते हैं, ये सब कुछ क्षेत्रीयों को लेकर। तो ये सब चीज़ें जो है एक तरह से आलोचना करते हैं और साथ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब इसका आते हैं निष्कर्षण। तो निष्कर्षण में हम बोल सकते हैं कि जो जापान का जो पर्सपेक्टिव है अदर जो एशिया कंट्री है वो डिफरेंट है। वो चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे वो एक तरह से उनकी ऐतिहासिक हो या फिर डिफरेंट टाइप की जो भी है, वो सब अलग है, वो बदल रहे हैं। उसमें वो सबके रिस्पेक्ट करते हैं, अपने कल्चर की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं और इसको आप कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 4 नंबर है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको लिखना है कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान के उदय की विवेचना करनी है। यानी कि अभी के टाइम में आप देखेंगे कि जापान जो है एक बहुत ही विकसित कंट्री बन गया है। तो इसका जो उदय हुआ है, इसका जो इतना विकास हुआ है, उसके ऊपर आपको डिस्कस करनी है सिंपली। तो उस पर आपको डिस्कशन करना है। तो ये मैं आपको नहीं ज़्यादा समझाऊंगी बिकॉज ऊपर मैंने इसी क्वेश्चन को, इसी का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था बट आंसर दोनों के सेम है। तो आप उसी चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा इसमें नहीं टाइम वेस्ट करूँगी, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो रीजंस में आप लिख सकते हैं कि ये जो कंट्री है इसके विकसित या फिर इसके उदय होने का बहुत सारा कारण है, जिसमें से प्रमुख कारण जो है एलडीपी, जो कि अभी मैंने आपको समझाया है। और अगला जो दिया गया है धन और नीति में भ्रष्टाचार, वही सेम चीज़ें हैं कि ये भी इसका विकास या फिर इसके रुकने का कारण भी है। तो ये चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला जो है वही इनका जो एक तरह से इनका जो जनसंख्या है, जो कि युवाओं की कमी है, तो ये भी एक इसमें इसको ऐड कर सकते हैं। अगला जो है सामाजिक, जापान की सामाजिक संरचना, ये सब चीज़ें हैं, वैश्विक मुद्दे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आप नोट कर सकते हैं। इसको मैं ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ, तो आई होप आप कर लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 5 नंबर है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार रिपीट भी किया गया है, जो कि है हमारा कि जापान में दंड विधि यानी कि क्रिमिनल जो लॉ होता है और जेल सुधार के ऊपर आपको चर्चा करनी है, यानी कि आपको डिस्कशन करना है। तो हर देश में ये कॉमन सी बात है कि लोग क्राइम करते हैं और उसके पीछे बहुत सारे लॉ होते हैं और उसे रोकने के लिए डिफरेंट टाइप के लॉ जो है हर कंट्री में लोग बनाते हैं कि ये जो है ये कम हो, यानी कि ये जो क्रिमिनल है वो कम हो। उसी के ऊपर आपको लिखना है कि जापान के जो क्रिमिनल लॉ या फिर जेल के जो मुद्दे
हैं वो कैसे हैं, उस पे आपको अच्छे से डिस्कशन करना है। तो इसको तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा कि क्रिमिनल क्या होते हैं और ये जेल सुधार क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट आती हूँ आंसर पे। तो देखिए हमारे देश की भी कुछ कानून व्यवस्था अलग है। यहाँ पर भी क्रिमिनलों के लिए डिफरेंट टाइप के लॉ है। जो लोग कम अपराध करते हैं उनके लिए छोटी सजा होती है, कुछ बड़े करते हैं जैसे कि रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो इस तरह के जो क्रिमिनल चीज़ें होती है, तो ये सब जो गंदी चीज़ें होती है, तो इसके लिए बड़ी बड़ी सजाएं होती है ना। तो वो हर कंट्री के अलग होते हैं। तो उसी तरह से जापान में क्या है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके दंड विधि क्या है। दंड विधि कहने का मतलब कि कोई बंदा अगर अपराध करता है तो उसको किस तरह की सज़ा दी जाती है, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि जापान की जो दंड विधि है वो बहुत ही अलग है, जैसे कि महाद्वीपीय यूरोप कानूनों की प्रणाली पर आधारित है और इसके डिफरेंट है, जो कि अपराधों और दंडों को परिभाषित करने के लिए विधियों का एक व्यापक समूह है। तो ये जो है एक तरह से अलग इनका कानून व्यवस्था है जिसको ये मानते हैं, और ये विधि जो है यह महाद्वीपीय यूरोपीय कानूनों से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे डेंजर जो एक तरह से क्रिमिनल लॉ है वो सऊदी अरब में है। बहुत ही डेंजर सजाएं दी जाती है वहाँ का। आपने सुना भी होगा कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली है, स्पेशली अगर कोई अपराध होता है तो उसी तरह हर देश की अलग है, जैसे कि चीन की अलग है, भारत की अलग है, अमेरिका की अलग है। तो उसी तरह से आप बोल सकते हैं। तो अगला जो इसकी विधि है वो है जापान की संहिता। ये भी इनका एक दंड विधि है जो कि 1907 में लागू की गई थी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन में सुधार भी किया गया है। अगला जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं यानी कि इनकी विधि में, वो है जापान में मृत्यु दंड। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम करता है तो एक तरह से उसको मृत्यु दंड दी जाती है ना। मृत्यु दंड यानी कि मौत की सज़ा। तो अभी भी ये मौजूद है और इसका इस्तेमाल हत्या या फिर कुछ डिफरेंट टाइप के बहुत ही गहरी अपराध करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं। किसी को फांसी की सज़ा होती है, किसी को जला दिया जाता है जिंदा, डिफरेंट टाइप की होती है। अगली जो है जेल की सज़ा। तो अपराधियों की गंभीरता के आधार पर डिफरेंट टाइप की सज़ा तो होती है, जिसमें से छोटे जुर्म अगर कोई करता है तो उसको आजीवन कारावास यानी कि पूरी उम्र जो है उसे जेल में रहना पड़ता है। जैसे कि इंडिया में भी चलता है। अगर आपने लॉ पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत इसका बेसिक नॉलेज होगा। अगला जो आप ऐड कर सकते हैं वो है जापान में पूर्णवास। पूर्णवास का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान अपराध किया, छोटे मोटे अपराध किए हैं और उसको अपनी गलती की सज़ा है, तो इसके लिए भी लॉ है कि उसको एक तरह से जेल में ही कुछ ऐसे काम की चीज़ें दी जाती है जिससे वो अपना पूर्ण निवास कर सके, यानी कि अपने आप को फिर से वो बना सके और कामों में मदद कर सके और एक तरह से अच्छा थोड़ा सा अपने आप को अच्छा विकसित करे। तो इसकी भी व्यवस्था है जो कि हमारे देश में भी है। अब हम जेल के सुधार के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि जापान में इसकी क्या समस्या है या फिर क्या व्यवस्था है। तो जेल सुधार पर भी जापान की जो सरकार है या फिर जो नियम कानून है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। लोग इसमें भी सुधार किए हैं। जैसे कि जापानों की जो जेल की स्थितियाँ है वो अच्छी मानी जाती है, जहाँ पर कैदियों के संग एक अच्छा व्यवहार किया जाता है। बहुत जगह क्या होता है कि जेलों में जो कैदी होते हैं ना, जो क्रिमिनल होते हैं, उनके संग बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता है, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है, जो अच्छे हो या बुरे। तो ये जापान में हमें नहीं देखने को मिलती है, ऐसा रिपोर्ट के थ्रू कहा जाता है। जैसे कि जेलों में भीड़ भाड़ की समस्या पे ध्यान दिया जाता है। कैदियों के साथ एक कैदियों को छोटे जेल में नहीं रखा जाता है। अगर ज़्यादा कैदी हैं तो उनको थोड़ा स्पेस दिया जाता है, ये नहीं कि एक ही में ठूंस दिया जाता है। तो ये भी एक समस्या है जिस पे ये लोग ध्यान देते हैं। और साथ ही में अभी के वर्षों में भी देखा जाता है कि जापान में जो जेल को लेकर, जो कैदियों को लेकर है, उनके उद्देश्य या फिर एक तरह से उनका फिर से पूर्ण जीवन को प्रदान करना या फिर उनका फिर से एक तरह से एक अच्छा इंसान बनाने का जो प्रोसेस है, उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। जो लोग रियली में करना चाहते हैं, जिनको पश्चाताप होता है, तो उनके लिए प्रशिक्षण होता है, कामों का ट्रेनिंग दिया जाता है और एक तरह से उनको फिर से एक अच्छी जीवन जीने के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है ना। और स्पेशली मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो देखिए, सब इंसान उतना बुरा नहीं होता है। कुछ गलतियाँ होती है जो इंसान से हो जाती है, तो वहाँ पर उसे रियली में लगे कि हाँ ये चीज़ें मुझसे नहीं होनी चाहिए दोबारा, तो उसको एक मौका देना चाहिए और उस पर एक तरह से एक्शन लेना चाहिए और उसको एक तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हाँ वो अपना एक लाइफ सेटल कर सकता है। क्योंकि वो अगर सुधरना चाहता है तो उसे एक मौका ज़रूर देनी चाहिए, बिकॉज हर इंसान गलत नहीं होता है। चलिए हम लोग नीचे आते हैं, जो कि है इसका क्या महत्व मुद्दे हैं उसको मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। तो स्पेशली जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक तरह से
नए निर्माण पे भी ध्यान देते हैं। इनके जेलों में जो कैदी होते हैं, भीड़-भाड़ पर भी ये ध्यान देते हैं कि ज़्यादा भीड़ ना हो जाए एक ही जेल में, और एक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं का भी ये पालन करते हैं। अब ये थोड़ा-सा मैं समझा दूँ कि जापान में अंतर्राष्ट्रीय जो ह्यूमन जो राइट्स है, उनका पालन किया जाता है और उस पे प्रतिबंध है कि अपने जेल सुधार को बेहतर बनाने में काम किया जाए। ये सब चीज़ें इसमें आती है। विदेशी कैदियों के लिए भी जापान में एक तरह से तो ये संख्या बढ़ रही है और उनकी भाषा और संस्कृति बाधा हो जाती है, तो लोग इस पे भी ध्यान देते हैं, है ना। तो आपने मूवियों में देखा होगा कि अलग देश से लोग जाते हैं और वो एक तरह से फंस जाते हैं या कुछ गलती कर लेते हैं, तो उनको जेल में भेज दी जाती है। तो उनकी भाषा जो है बैरियर क्रिएट करती है, तो वहाँ पर उनको ये चीज़ें भी सिखाई जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फैसिलिटी है। अब यहाँ पर आप इसका निष्कर्षण लिख सकते हैं, जापान की जो क्रिमिनल लॉ है या फिर जेल सुधार जो है बहुत ही हद तक ठीक है। उसमें विकास किया जा रहा है, कैदियों के ऊपर उतना टॉर्चर नहीं करते हैं, उनको एक तरह से फिर से जीवन में सुधार के लिए मौका दिया जाता है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है और उनका थोड़ा बहुत ख्याल रखा जाता है। भविष्य में उनको एक तरह से अच्छा एक मानव बनाने के ऊपर उनका फोकस लेवल होता है। तो ऐसे आप पॉइंट लिख सकते हैं निष्कर्षण में। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा 6 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में उच्च विकास के काल पर एक टिप्पणी लिखनी। यानी कि देखिए, जब एक तरह से वर्ल्ड वार 2 हुआ था, तो उसके बाद जापान में जो उच्च विकास हुआ था, यानी काफ़ी हाई लेवल में जो विकास हुआ था, उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। किस तरह से सारी चीज़ें बर्बाद होने के बाद भी जापान ने खुद को उच्च विकास किया, इसके ऊपर आपको लिखना है। तो फर्स्ट आप हेडिंग में डाल सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ आपको, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान में अद्भुत विकास हुआ और ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट फील्ड में हुआ, और इसी को हम लोग देखते हैं तो इसको कहा जाता है जापानी चमत्कार, जिसकी टाइम जो रेखा दी गई है वो 1950 के दशक से 1970 के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक जो कंट्री है वो बन गई। तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप किया था इस समय। अब इसी पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं कि इसके विकास के पीछे क्या क्या रीज़न थे जिसके चलते ये इतना ज़्यादा विकास हुआ। तो सबसे पहला जो दिया गया है वो है अमेरिकी सहायता, कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी काफ़ी ज़्यादा इसकी हेल्प की थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका ने जापान के पुनर्निर्माण निर्माण के लिए, यानी कि उसको फिर से मजबूत बनाने के लिए आर्थिक विकास भी दिया। इसमें से उसने तकनीकी, यानी कि आप बोल सकते हैं टेक्निकल में भी काफ़ी हेल्प की और भी उसके बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प की। इस तरह से अमेरिका की सहायता जो थी ये भी एक रीज़न है। और हम सेकेंड रीज़न पे आते हैं, जो कि है हमारा सरकारी नीतियाँ। तो सरकारी नीतियाँ जो है, इसमें सरकार के कुछ ऐसे नियम कानून थे, ऐसे रूल्स थे जिसके चलते भी ये विकास का एक अच्छा उदाहरण बना। जैसे कि जापानी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय नीति को अपनाई, सक्रिय नीतियाँ को लागू किया। जैसे यहाँ पर दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं कि कौन कौन सी सरकारी नीतियों को लागू किया गया था सरकार के द्वारा, जो कि इसको विकास में और ज़्यादा हेल्प किया। अगला जो रीज़न है जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो है शिक्षा और कौशल्य, यानी कि शिक्षा और एक तरह से स्किल पे ध्यान दिया गया। शिक्षा वो भी जो है हाई लेवल की, ना कि ओनली किताबों की शिक्षा। ये डिफरेंट टाइप के स्किल को डेवलप किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख था एक तरह से वो लोग टेक्निकल और खुद पे डिपेंड रहना, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है एक तरह से फाइनेंशियली फ्री हो और काम करता हो, ये चीज़ें अपनाई। लोगों के स्किल पे काम किया गया। तो आप ही सोचिए ना, अगर हर नागरिक खुद के स्किल को डेवलप करे तो वो जो कंट्री है वो कितना ज़्यादा विकसित होगी। तो सेम चीज़ अडॉप्ट किया जापान ने। अगला जो पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो है सामाजिक सहयोग, यानी कि सामाजिक सहयोग भी किया, यानी कि समाज के प्रति भी उसकी जो जिम्मेदारी थी। तो सामाजिक सहयोग यानी कि अगर मान लीजिए आपकी जनता जो है, जो एक तरह से मजदूर है, किसान है या कोई भी वर्ग के हैं, उसके लिए भी सरकार ने सोचा और उस पर ध्यान दिया, उस चीज़ को इम्प्रूव किया और लोगों के लिए सुविधाएं इकट्ठा की, जिसके चलते ये जो कंट्री है वो डेवलप होती गई। अगला जो रीज़न आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो है 5 नंबर, जो कि है तकनीकी अपनाना, यानी कि टेक्नोलॉजी चीज़ों का ज़्यादा एडॉप्शन करना। यानी कि जो जापान में आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही हाई लेवल पे है
और लोग छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है एक तरह से कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प की। जो एक तरह से बेरोज़गार थे, जिनके पास काम नहीं है, उनको भी छोटे-मोटे, बड़े से लेकर छोटी चीज़ों को व्यवस्था किया गया। अब आप ही सोचिए ना, जहाँ पर बेरोज़गारी होगी तो वहाँ के लोग कैसे डेवलप होंगे? तो उनके लिए काम की और ज़्यादा चीज़ों को एडॉप्ट करना, नई चीज़ों को बनाना और टू मच चीज़ों पे ध्यान देना, जिससे कि मज़दूर जो है वो और आगे बढ़े, जनता जो है आगे बढ़े, कोई भी इंसान जो है बेरोज़गार ना रहे। तो इस पे सरकार ने ध्यान दिया और इसको डेवलप किया। तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं, तो ये आप ऐड कर सकते हैं इसमें कि इस तरह से जो है जापान जो है कि लोग इसको प्रशंसा करने लगे कि इतना जल्दी जापान जो है इतना ज़्यादा डेवलप हो गया। वो अपने पर्यावरण के ऊपर भी सोचते हैं, उसको भी क्षति नहीं पहुंचाते हैं। अब हम आते हैं निष्कर्ष। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से ख़राब हो गई थी और इसकी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। आर्थिक विकास और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण पे पूरे अच्छे से ध्यान दिया, कड़ी मेहनत की, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक तरह से जटिल और चुनौती भरी राहों को भी उसने अपनाया और देश के विकास में पूरा सपोर्ट किया, पूरी मेहनत की। तो ये आप इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 7 नंबर है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग कुछ टॉपिक लिए हैं जिस पे आपको टिप्पणी लिखनी है और पूरा डिटेल में लिखनी है। तो जैसे हमारा क नंबर जो दिया गया है टॉपिक, उस पे आपको लिखनी है जापान में जन अधिकार आंदोलन। अब देखिए, जापान में जो है जन अधिकार आंदोलन हुआ था। जन अधिकार कहने का मतलब कि जितनी जनता है उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया। तो उसके ऊपर आपको विस्तार नोट लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट इसमें मैं आपको समझा दूं, तो आप इसका थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि इसकी भूमिका क्या थी। तो जापान में जन अधिकार आंदोलन का एक विस्तृत विश्लेषण आपको करनी है। तो 19वीं सदी के मध्य में मीजी बहाली क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, फिर मैं आगे का पॉइंट आपको समझाती हूँ। तो देखिए, ये एक जो है एक तरह से आंदोलन आप बोल सकते हैं, जो को मेजी पुनः स्थापना भी बोलते हैं, जो कि 19वीं सेंचुरी में जापान में एक घटनात्मक था, जिसे 1868 में सम्राट का जो शासन होता है उसे फिर से एक तरह से अपनाया गया और इससे जापान की जो राजनीतिक और उसकी जो सामाजिक वातावरण थे उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया, जिससे कि उसकी इकोनॉमिक, उसके जो टेक्निकल क्षेत्र है, उसकी जो मिलिट्री फोर्स है, उसमें काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। तो ये एक आंदोलन बोल सकते हैं या फिर एक घटना जिसकी स्थापना हुई थी जापान को विकसित करने के लिए। और इसके बाद जापान ने एक तरह से तेजी से आधुनिकीकरण, सैनिकरण की राह जो है अपनाई, यानी कि शांति से देश की डेवलपमेंट के बारे में सोची। क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, फिर मैं आगे का पॉइंट आपको समझाती हूँ। तो देखिए, ये एक जो है एक तरह से आंदोलन आप बोल सकते हैं, जो कि एक तरह से मेजी इसको मेजी पुनः स्थापना भी बोलते हैं, जो कि 19वीं सेंचुरी में जापान में एक घटनात्मक था, जिसे 1868 में सम्राट का जो शासन होता है उसे फिर से एक तरह से अपनाया गया और इससे जापान की जो राजनीतिक और उसकी जो सामाजिक वातावरण थे उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया, जिससे कि उसकी इकोनॉमिक, उसके जो टेक्निकल क्षेत्र है, उसकी जो मिलिट्री फोर्स है, उसमें काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। तो ये एक आंदोलन बोल सकते हैं या फिर एक घटना जिसकी स्थापना हुई थी जापान को विकसित करने के लिए। और इसके बाद जापान ने एक तरह से तेजी से आधुनिकीकरण और एक सैनिकरण की राह जो है अपनाई, यानी कि शांति से देश की डेवलपमेंट के बारे में सोची। इसमें उसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आया और इसमें काफ़ी चीज़ें जो थी वो बदली यानी कि जो नागरिक थे वो अपने हक के लिए मांग करने लगे और ये बहुत ही तेज़ी से उभरने लगे। जैसे कि हर कंट्री में अब कोई भी एक तरह से आंदोलन होगा किसी चीज़ को लिए, तो ये आंदोलन स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, पर बाद में जब लोग इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तो फिर ये आंदोलन काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इसी तरह से जापान में भी जन आंदोलन बहुत ही तेज़ी से हुआ था और इसका विकास भी और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी हुआ था।
इसमें उसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आया और इसमें काफ़ी चीज़ें बदली, यानी कि जो नागरिक थे वो अपने हक के लिए मांग करने लगे और ये बहुत ही तेज़ी से उभरने लगे। जैसे कि हर कंट्री में अब कोई भी एक तरह से आंदोलन होगा किसी चीज़ को लिए, तो ये आंदोलन स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, पर बाद में जब लोग इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तो फिर ये आंदोलन काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इसी तरह से जापान में भी जन आंदोलन बहुत ही तेज़ी से हुआ था। इसी में ये जो आंदोलन था इसके प्रमुख चरण थे, जिसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला जो चरण दिया गया है जो कि 1870 से 1880 के बीच में माना जाता है, तो ये जो है स्टार्टिंग का सबसे प्रारंभिक चरण है। इसमें कुछ नेता जैसे कि इटागाई टायोसुकु और किदो ताकोशिकी जैसे, तो ये सब जो है जापानी नेताओं के नाम है जिन्होंने एक तरह से स्वतंत्रता और लोकतंत्र पार्टी की स्थापना की और संविधान का प्रतिनिधित्व किया, सरकार और नागरिक की स्वतंत्रता की मांग की। और ये चीज़ें जो है 1889 में, जो अभी मैंने आपको बताया, मीजी जो संविधान है वो लागू हुआ, जिसमें जापान में एक संसदीय प्रणाली की स्थापना हुई और ये थोड़ी विकसित हुई। पर फिर भी इसमें एक फैक्ट था कि इसकी जो वास्तविक शक्ति है वो जो है वो सम्राट यानी राजा और जो कुलीन वर्ग के लोग हैं उन्हीं के पास थी। तो इसके लिए ये पहला चरण माना जाता है। अब हम आते हैं दूसरा चरण इसका क्या था, जो कि 20वीं सेंचुरी में इसको माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था ना कि इस दौर में ये जो आंदोलन था और ज़्यादा विकसित हो गया था और इसमें जो श्रमिक जो थे यानी कि जो मजदूर थे और साथ में इसमें महिलाएं भी शामिल हो गई थी अपने हक के लिए लड़ने के लिए। और उसमें से प्रमुख जो थी उनके नाम आप नोट कर सकते हैं और इन्होंने ये जो भेदभाव है इसे मिटाने की कोशिश की। अब तीसरा जो चरण है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, उसके बाद जो है अमेरिका के कब्जे से जापान ने राजनीतिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया। यानी कि एक तरह से 1947 में ये जो है संविधान इसकी लागू हो गई थी और ये पूरी तरह से राजतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र में घोषित हो गया था, जिसमें इनके पास मौलिक अधिकार था, जो भी नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई और ये पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम आगे आते हैं तो आंदोलन के महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट पहलू क्या थे उसको भी हम समझ लेते हैं। तो पहला जो इसके इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है विभिन्न विचारधाराओं का समावेश, यानी कि इसमें बहुत सारी विचारधाराओं का समावेश आपको मिक्सिंग मिलेगी। जैसे कि आंदोलन में उदारवादी, प्रगतिवादी और समाजवादी और मार्क्सवादी, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, ये बहुत ही लंबे लंबे टॉपिक है। सभी सिद्धांत है जो कि एक तरह से देशों में अपनाए जाते थे, जिसमें से मार्क्सवाद और उदारवादी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने समझाया है। अगला जो इसमें दिया गया है इसके पहलू है हिंसा और दमन करना। तो सरकार ने अक्सर आंदोलनकारियों का दबाने, तो देखिए कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वो गिरे, तो उसके लिए वो हमेशा जो है एक तरह से आंदोलनकारियों को दबाने की कोशिश करती है, उसको एक तरह से मारपीट के थ्रू उसको रोकने की कोशिश करती है। अब हम आगे आते हैं तो अगला जो पहलू है वह अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। पश्चिमी देशों में विशेष रूप से जो अमेरिका है या फिर ब्रिटेन जो है उसके विचारों ने आंदोलन को और ज़्यादा विकसित किया। होता है ना, आपके पड़ोसी जो देश है उनका, अब जैसे मान लीजिए आपके आसपास के जो लोग हैं तो उनका असर भी तो पड़ेगा ना, तो सेम जो है लोगों पे अपने आसपास के जो पड़ोसी जो देश है उसका भी एक तरह से असर पड़ा, तो इसलिए ये आंदोलन और एक तरह से इम्पॉर्टेंट हो गया। अब अगले पॉइंट को हम अच्छे से समझ लेते हैं जो कि आंदोलन का प्रभाव। तो इस आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ, आप एक एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, जो कि है लोकतंत्र की स्थापना। अब देखिए कोई भी आंदोलन का प्रभाव तो होगा ही ना देश पर, तो लोकतंत्र की एक तरह से स्थापना हुई। जन अधिकार आंदोलन ने जापान में लोकतंत्र की स्थापना में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया। अगला जो दिया गया है राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि। अब यह आंदोलन का प्रभाव जो है आम जनता पर पड़ा और वो बहुत ही तेजी से जो है, चाहे लड़का हो या लड़की, एक तरह से वो लोग बहुत ही तेज़ी से जो है राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी अपना दिखाने लगे, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, तो ये भी प्रभाव हमें देखने को मिला था। अगला जो है इसका प्रभाव हमें सामाजिक सुधारों पर भी देखने को मिला कि महिलाएं या फिर जो कर्मचारी हो गए, अधिकारी या फिर जो एक तरह से वर्कर होते हैं, सामाजिक न्याय में सुधार में काफ़ी मदद किया। यानी
कि बहुत तेज़ी से उभरने लगा और इसका प्रभाव जो है डिफरेंट क्षेत्रों पे पड़ने लगा। अब इसका निष्कर्ष क्या है उसे भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि कंक्लूजन। तो जापान में जन अधिकार आंदोलन एक दीर्घ यानी कि तरह से बहुत ही लॉन्ग टर्म वाला विजन बन गया और एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी जिसमें विभिन्न पहलुएं और बहुत सारे विचारधारा का योगदान था। इन सभी से मिलकर जो है इस आंदोलन को सफल बनाया गया और इस देश का विकास हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा ख नंबर है, यानी कि आपको सेकंड जो टिप्पणी लिखनी है वो है आइनू पत्रकारिता का उदय। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आप में टॉपिक दिया गया है जिसको मैं समझा दे रही हूँ। तो ये एक पत्रिका है, इसके उदय के पीछे क्या रीज़न थे, इसका प्रभाव क्या जापान पे पड़ा, वहाँ के लोगों पर पड़ा, उन सभी चीज़ों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो आइनू जो है जापान के उत्तरी भाग और रूस के सुदूर पूर्वी भाग में बसने वाली एक जनजाति है। तो आई होप आप समझ गए। अब इसके साथ पत्रकारिता को जोड़ा गया है, यानी कि आइनू के लोगों के लिए भी एक तरह से पत्रिका यानी कि एक तरह से पत्रिका यानी कि न्यूज़पेपर का उदय। तो इसको संक्षेप में तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आइनू समुदाय जो है उत्तरी जापान का एक विदेशी समूह सदियों से भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करता है। यानी कि ये जो जाति है ना, इनको हमेशा से ही जो है एक तरह से विदेशी लोगों से या फिर डिफरेंट टाइप के लोगों से हमेशा इनको बहिष्कार ही मिला है। और 20वीं सेंचुरी के शुरुआत के दौर में आइनू लोगों ने अपनी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए उसके डिफरेंट टाइप की चीज़ों का यूज़ किया। यही संघर्ष एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी जो कि आइनू पत्रिका का उदय हुआ, यानी कि इसी में इनकी चीज़ों का विकास हुआ। तो इसी से इनकी आवाज़ को और उठाई गई। अब कुछ और डिटेल हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसकी जो प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग की जो इसकी दी गई है, इसका जो प्रयास है, यानी कि 19वीं सेंचुरी के अंत में आइनू भाषा में ये जो पत्रिका है या फिर किताबें जो है वो पब्लिश होने लगी, जो कि मुख्य रूप से मिशनरियों द्वारा संचालित की जाती थी। तो ये जो पब्लिशर होते थे ना, इनका उद्देश्य था कि आइनू लोगों को स्थायी धर्म में बदलना, लेकिन इन्होंने आइनू भाषा और संस्कृति को भी संरक्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम थोड़ा आगे आते हैं, चूँकि हमारा 20वीं सेंचुरी में जो है इसकी शुरुआती में आइनू के जो बुद्धिमानी जो जीव थे, यानी कि जो बहुत ही एक तरह से दिमागी जो लोग थे, उन्होंने स्वतंत्रता आइनू पत्रिका की स्थापना की शुरुआत की। और इसका प्रकाशन में जो आइनू भाषा है, जो लैंग्वेज है या संस्कृति है और इतिहास पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें सामाजिक जो भी इशू है, जो राजनीतिक अधिकार है, उस पर चर्चा की इस न्यूज़पेपर में। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इसका प्रमुख प्रकाशन कब कब हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं और कौन कौन से रूप में। तो सबसे पहले 1913 में चिरियर, जिसको हम लोग मनुष्य बोलते हैं, ठीक है, तो नामक की पहली आइनू भाषा जो कि साप्ताहिक पत्रिका है। जो साप्ताहिक पत्रिका क्या होती है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, जो कि हर वीक में पब्लिश होती है, ठीक है। तो इसको प्रकाशित करना शुरू हुआ और इसने आइनू संस्कृति और समाज के बारे में लेखन को प्रकाशित किया और इससे जापानी समाज में आइनू के जो समस्याएं थी इसको जागरूकता बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। अब हम आगे देखते हैं, जो कि 1920 में जो प्रकाशित हुई थी, जो कि है उर यूरा ये सितारा नाम से एक पत्रिका जो है प्रकाशित हुई। इसमें लोग क्या करते थे ना, इसमें आइनू जो लोग थे ना, वो कविताएं, कहानी और निबंध को वो पब्लिश करते थे। और इसने आइनू कलाकार यानी कि जो आर्टिस्ट लोग हैं उनके लेखनों के लिए एक मंच रेडी किया, यानी कि जिसको कहानी, कविताएं, ये सब जो चीज़ें लिखनी पसंद है, तो इनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म का जरिया बन गया। अगला जो है वो 1930 में उतारा, जिसको उत्तर कहा जाता है, तो नाम से एक राजनीतिक पत्रिका जो है प्रकाशित हुई थी। इसने आइनू अधिकारियों और एक तरह से उनकी आवाज़ों को उठाने के लिए जापानी सरकार की आत्मसात नीतियों का विरोध किया। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये जो पत्रिका है वो कौन कौन से चरण में और कौन कौन से नाम से पब्लिश हुई थी। अब हम आगे आते हैं कि ये जो पत्रिका है इसका क्या प्रभाव था या फिर इसका पर्पस क्या था। तो सबसे पहला जो इसका प्रभाव था वो है आइनू पहचान को मजबूती देना, यानी कि आइनू जो प्रजाति है ना, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनके इतिहास को जुड़े और जिंदा रखने में मदद करना। इन्होंने इस प्रजाति की पहचान को बढ़ावा देने और इसको एक स्ट्रॉन्ग रूट के रूप में बनाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया।
अगला जो इसका प्रभाव था या पर्पस था वो है सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। यानी कि ये जो प्रजाति है इन्होंने पत्रिकाओं ने भेदभाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई, यानी कि अपने जो भेदभाव हो रहा है उस चीज का आवाज इन्होंने उठाई और इन्होंने आइनू अधिकारी और सामाजिक न्याय के लिए वकालत की और उन्होंने जापानी समाज में आइनू लोगों के प्रति एक अलग दृष्टिकोण बनाने की कोशिश की। तो इस पत्रिका ने इस तरह से इस प्रजाति को विकसित और इसकी संस्कृति को बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो अब देखिए कोई भी अभी के टाइम में न्यूज़पेपर जो है उसमें हम लोग अगर चाहे तो बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर ने इस प्रजाति को काफ़ी हेल्प किया, इनको एक तरह से विकसित करने में, इनकी संस्कृति को बचाने में। तो इस पत्रिका की क्या भूमिका थी ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि अगला जो हमारा टॉपिक है जिस पे आपको टिप्पणी लिखनी है वो है तोकुगावा जापान संस्कृति। तो तोकुगावा क्या है, तो इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी संस्कृति पे हम बात करेंगे। तो देखिए तोकुगावा जो है जापान में एक नाम है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण नदी। इसकी उत्पत्ति जो है वो तोकुगावा ईयासु से हुई है, जिन्होंने 1567 में प्रतीक स्थान के नाम को पुनर्जीवित करते हुए इस उपनाम को अपनाया था। तो सिंपल ये समझ सकते हैं आप। अब इसी में एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे कि ये जो है ये संस्कृति है क्या। तो इसकी अवधि जापान में इतिहासकारों का मानना है कि यह 16 से लेकर 1868 तक इसकी अवधि मानी जाती है और इसमें डिफरेंट टाइप की कलाओं का विकास हुआ था और इसे एक सैन्य सरकार माना जाता था, क्योंकि इन सरदारों के पास समाज में सबसे अधिक शक्ति होती थी और ये जो मन सो कर सकते थे कला का विकास। अब इसी की संस्कृति पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये 1603 से लेकर जापान पर शासन करने वाले तोकुगावा शोगुनेट, तो यह एक शासक थे, जैसे आप बोल सकते हैं यह एक शासक करने वाले काल का भी नाम है कि इस काल में जो है इस नाम से। तो जापान की संस्कृति में इसका बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था और काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था, जैसे कि संस्कृति का पूर्ण जागरण हुआ। इसमें एक तरह से कला, साहित्य, थिएटर और सामाजिक रीति रिवाज की भी बहुत ज़्यादा समृद्धि और एक तरह से प्रतीक माना जाता है। तो इसी में हम कुछ पॉइंट ऐड करते हैं, जैसे कि कला और साहित्य। तो ये नाम आप नोट कर सकते हैं जो कि जापानी है, उकियो ए। तो लकड़ी के प्रिंट या फिर जो रोज़मर्रा के जीवन में या फिर रोज इसमें पेंटिंग आप बोल सकते हैं जो कि बहुत ही फेमस थी। आपको किसने बनाया था उन सब का नाम यहाँ दिया गया है, जिसे आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट में, जो कि है हमारा इसकी संस्कृति में जो है कबूकी। तो कबूकी क्या है सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, फिर इस पॉइंट के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए ये जो काबूकी है ये जापानी का एक रंगमंच है, यानी कि आप थिएटर बोल सकते हैं, जो कि एक शास्त्रीय रूप है जिसमें पारंपरिक जो डांस है या फिर नाटक भी जो है मिश्रित रहते हैं, जैसे कि आप इस पिक के थ्रू देख सकते हैं। यानी कि सिंपल रूप में अगर हम बात करें तो ये थिएटर ये बहुत ही फेमस और लोकप्रिय थिएटर है, जहाँ पर डांस, संगीत और नाटक भी हमें देखने को मिलती है डिफरेंट टाइप के। अब इसमें कुछ फेमस जो नाटककार है, संगीतकार है, तो उनके नाम दिए गए हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला जो इसकी सांस्कृतिक है वो है हाइकू। तो ये जो है ये 17 अक्षरों की छोटी कविता होती है, जिसमें प्रकृति और मौसम की सुंदरता को दर्शाती है, वर्णन किया जाता है और इसको प्रेजेंट किया जाता है। और इसमें के जो फेमस यानी कि जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था मात्सुओ और बसो योसा बसु, इस विधा यानी कि इसकी रचना के प्रसिद्ध कविकार माने जाते हैं। अब थोड़ा हम आगे आते हैं तो और इसके सामाजिक रीति रिवाज क्या थे उसको भी हम जानते हैं। तो इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले वो कौन कौन से हैं उसे हम देख लेते हैं, जैसे कि योद्धा यानी कि मिलिट्री, किसान, कारीगर और बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये तो 4 वर्ग इनके हैं बस, बट इनका रीति रिवाज क्या है, जो कि है पहला बुशियो। तो इसमें क्या होता है ना कि योद्धाओं के आचार संहिता जो सम्मान, वीरता और अनुशासन पर जोर देती है, इनकी शिक्षा और इन सभी चीजों में भागीदारी को दिखाती है। तो ये चीजें एक अच्छी है। अब अगला जो इनका रीति रिवाज है, जैसे आप देख सकते हैं कन्फ्यूसीवाद। ये जो है सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता पर आधारित एक दर्शन है, जो कि समाज में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता था। और अभी जो हम लोगों ने ऊपर बात किया तोकुगावा काल में जापानी संस्कृति को आकार देने में यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया
और साथ में इस दौर में कला, साहित्य और सामाजिक रीति रिवाजों के अभूतपूर्व विकास हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ, जिससे जापानी पहचानों को एक अलग ही परिभाषित किया गया, इसको एक अलग ही आइडेंटिटी मिली। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, चूँकि हमारा अगला जो टॉपिक है जिस पे आपको टिप्पणी लिखनी है वह जापान में सैन तानाशाही क्या होती है। तो सैन तानाशाही क्या है ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देन हम इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सैन तानाशाही जो होती है यह सरकार का वह रूप होता है जिसमें सेना किसी देश पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और आमतौर पर तख्ता पलटन में पीछे शासकों को उखाड़कर फेंकने के बाद जो सत्ता है उस पर कब्जा कर लेती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसे आप बोल सकते हैं शासन करना। तो ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि सैन तानाशाही होती क्या है, पर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जापान में सैन तानाशाही का परिचय क्या है, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको लिखना है कि जापान में सैन तानाशाही का जो दौर है जिसकी शुरुआत है वो 1930 से लेकर 1945 तक मानी जाती है। यह दौर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और उसके दौरान हुआ था। इस दौरान जापानी सेना ने देश की राजनीतिक और समाज पर काफ़ी ज़्यादा भारी नियंत्रण किया था। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं जो कि है उदय, यानी कि इसका विकास कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसके उदय के पीछे यानी कि तानाशाही उदय के पीछे कई कारण थे, जिनमें से प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक मंदी और राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रवाद का उदय शामिल था, जो कि 1931 में जापानी सेना ने मंचूरियों पर आक्रमण किया, जो चीन का एक क्षेत्र था, और इस आक्रमण ने जापान में साम्राज्यवाद को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया और देश को एक तरह से युद्ध की ओर धकेल दिया। अब इसकी विशेषता हम देख सकते हैं, तो पहली जो विशेषता है वो है सैन्य वॉर, दूसरी जो है राष्ट्रवाद, और उसके बाद आप नोट कर सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करना, और उसके बाद इसकी जो विशेषता थी वो है हमारा आर्थिक सब चीज़ें जो है इसकी विशेषता में आप नोट कर सकते हैं। अब इसका पतन कैसे हुआ, यानी कि ये जो है ख़त्म कब हुआ, तो जापान की सैन तानाशाही का पतन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध में हार के साथ ही हो गया था, जो कि 1945 में अमेरिका ने जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया था उसी के साथ जो है जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या निकले, अब इस युद्ध के परिणाम क्या निकले, इसके रिजल्ट क्या निकले। तो युद्ध के बाद जापान में एक नया जो संविधान है वो लागू किया, जिसने देश को संसदीय लोकतंत्र में बदल दिया और सैन्य तानाशाही को भंग कर दिया गया और सेना को राजनीति से अलग कर दिया गया। अब निष्कर्ष भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जापान में सैन्य तानाशाही एक अंधेरा अध्ययन था जिसने देश को भारी नुकसान पहुंचाया। तो इस दौर से लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे भविष्य में ऐसी कोई भी दोबारा सिचुएशन ना आए। तो सिंपली अगर हम बात करें तो जापान में तानाशाह जो है वो बहुत ही ख़राब रहा, और तानाशाह जो है वो किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो लोगों पे पड़ता है। वहाँ की राजनीतिक, वहाँ की सांस्कृतिक और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक वगैरह हर चीज़ तहस नहस हो जाती है। तो तानाशाह एक बहुत ही ख़राब चीज़ है जो कि जापान को बहुत ही लंबे समय तक फेस करना पड़ा था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन यानी कि अंगा नंबर में आपको लिखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है जापान और आज़ाद हिंद फौज। ये जो है दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप जापान के बारे में कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जापान की क्या सिचुएशन थे, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े, कैसे उन्होंने अपने देश को अगेन स्टार्ट किया, उसमें विकास किया, ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक और पॉइंट इसमें लिखना है जो कि है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज क्या है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। वैसे आपको पता होगा कि आज़ाद हिंद फौज क्या है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन में या परिभाषा में
या परिभाषा में कि आज़ाद हिंद फौज जो है वो, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी भी बोलते हैं, ने भारत की आज़ादी में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इस फौज की स्थापना जो है वो 1942 में हुई थी। बहुत ही पॉपुलर क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो जो कि जापान में है की गई थी और 21 अक्टूबर 1943 को इस फौज का जो नेतृत्व है सुभाष चंद्र बोस जी पे सौंप दिया गया था और उसके बाद इन्होंने ही जो है आज़ाद हिंद फौज को चलाया था और इसमें सारी चीज़ों को इन्होंने ही मैनेज किया था। और कहा जाता है तरह से इसमें जो सैनिकों की संख्या थी वो 40,000 से भी ज़्यादा थी, जिसमें से जब लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे सैनिक जो थे वो वापस भी लौट गए थे। तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं आज़ाद हिंद फौज आए तो। अब इसका परिचय आप और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान और आज़ाद हिंद फौज के बीच एक बहुत ही जटिल संबंध बन गया था और ये दोनों पक्षों के लक्ष्यों को अलग थे, जिनमें से प्रमुख जो था भारत के लिए था कि वो ब्रिटिश सरकार से अपने देश आज़ादी दिलाए। तो ये तो था आज़ाद हिंद फौज का लक्ष्य। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके सहयोग को भी देख लेते हैं। इसमें सहयोग क्या था। तो 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व तो किया। आज़ाद हिंद फौज ने जापान से समर्थन भी प्राप्त किया, यानी कि जापान ने इसका सपोर्ट भी किया। और फिर देख सकते हैं आप कि जापान ने एक तरह से इस फौज को क्या क्या चीज़ें दी। उसने हथियार दिया और साथ में ट्रेनिंग दी और साथ में पैसों से भी लेकर संबंधित जो समस्याएं थी उसको भी उन्होंने सॉल्व किया और हेल्प किया। और इसके बदले में आज़ाद हिंद फौज ने जापान को ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई में मदद की। अब देखिए एक तरफ से तो होगा नहीं ना। अब हम आगे आते हैं और इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम अच्छे से डिटेल में जानते हैं, जो कि इसकी मुख्य घटनाएं हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज जब गठन हुआ तो इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारी घटनाएं घटी थी। जैसे कि 1942 में जिसका जो नेतृत्व किया था, अभी जिनका नाम मैंने बताया, रास बिहारी बोस, तो इनके नेतृत्व में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। आप इसको नोट कर सकते हैं। सेकेंड जो इसकी घटना थी, जो कि इसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसका नेतृत्व पूरी तरह से संभाल लिया और इसमें के फेमस जो इनके डायलॉग थे या नारा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बहुत ही फेमस इनका नारा था। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अगली घटना आप ऐड कर सकते हैं जो कि 1944 में हुई थी। इम्फाल पर कब्जा करने में ये असफल रहे थे। अगला जो इसमें घटना हुई थी 1945 में कि जापान का आत्मसमर्पण और आज़ाद हिंद फौज का विघटन यानी कि खत्म होना, यही रहा। पूरी तरह से ये सफल नहीं रहा, पर इसके बहुत सारे रिजल्ट हमको बाद में मिले आज़ादी के रूप में। अब आगे कुछ और पॉइंट दिए गए हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं कि संबंधों की जटिलता। अब देखिए आज़ाद हिंद फौज हमको पता है जिसे सुभाष चंद्र बोस ने चलाया था और ये भारतीय थे और इनका लक्ष्य था कि भारत को कैसे भी आज़ादी मिले। पर ये इतना आसान भी नहीं था कि दूसरा देश स्पेशली जापान आपकी मदद करे। तो जापान मदद तो कर रहा था पर वो पूरी तरह से इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रहा था। जैसे उसको एक तरह से तंग करना और जापानी जो सैनिक थे वो इंडियन जो सैनिक के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते, तो इस तरह से उनके संबंधों में जटिलता थी, यानी कि पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो लोग। अब हम आगे आते हैं जो कि इसका महत्व है। इतने सारे प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी आज़ाद हिंद फौज ने पूरी तरह से अपने काम को प्रेजेंट किया और एक तरह से इंडिया के हर लोगों के अंदर ये जो आज़ादी की भावना है उसे बढ़ाया और एक तरह से सभी भारतीयों को प्रेरित किया आज़ादी के लिए। ये एक बहुत ही सफल प्रयास था। अब हम आगे देखते हैं जो कि निष्कर्ष जापान और आज़ाद हिंद फौज का दोनों का जो निष्कर्ष एक तरह से आप देखेंगे, दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, उतना स्मूथ नहीं था। इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ी थी। फिर भी आज़ाद हिंद फौज एक बहुत ही सफल प्रयास रहा जिसने आज़ादी में अपनी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई और कहीं ना कहीं जापान ने भी थोड़ा बहुत पर फिर भी सपोर्ट किया, जिसके चलते इनको हिम्मत मिली। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनीतिक कुछ समस्याएं थी, संघर्ष था, तो ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
और इसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जापान के बारे में कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इनकी पोजीशन क्या थी, ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया और इसमें बेसिक आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और आगे आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।